नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। और ब्लंटली स्पीकिंग पर हम चर्चा करने जा रहे हैं शेयर मार्केट की कि जो नेक्स्ट वीक है वो किस तरह से रहने वाला है। अर्थात 28 जुलाई से लेकर जो 1 अगस्त तक का सप्ताह होगा वो किस तरह का रहेगा। पिछले सप्ताह अगर हम देखें तो निफ्टी ने लास्ट वीक में सबसे लोएस्ट 24,806 का आई थिंक लो छू लिया है। तो जबकि सुभाष जी की अगर आप प्रेडिक्शन देखें, उनका एनालिसिस देखें, तो वो 750 था और उसी के ऊपर ही बना हुआ है। तो यानी कि उनके भी लेवल को भी तोड़ा नहीं है। और नेक्स्ट वीक जो है मार्केट कैसा रहेगा ये हम सुभाष जी से समझेंगे। हम यह भी समझेंगे कि जो यूके और इंडिया की जो डील हो गई है उसके बावजूद भी मार्केट में फ्राइडे को गिरावट देखने को क्यों मिली, और क्या अब यहाँ से हम नई तेजी या मार्केट जो अपना बॉटम छू चुका है अब इसके बाद ऊपर मार्केट जाएगा या अभी और कहीं नीचे जाने की संभावना है। आप लोगों को अगर याद हो, जब मैंने सुभाष जी से प्रश्न किया था कि अब क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो सुभाष जी ने कहा था कि नहीं, अभी आप यहाँ से नीचे और मार्केट को जाता हुआ नेक्स्ट वीक में देख सकते हैं। और वही हुआ, फ्राइडे को काफी नीचे मार्केट आ गई। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। सभी व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे जी, फॉलो तो करते सुभाष हैं। जी, जिस तरह से आपने लास्ट वीक कहा था इस वीक के लिए कि भाई मार्केट नीचे नया बॉटम बना सकता है, यानी कि नीचे जा सकता है, और मार्केट नीचे गई। तो इस सप्ताह आपको क्या लगता है मार्केट कैसा जाएगा? लेवल मैं समझूंगा, लेकिन बाद में उससे पहले थोड़ा सा ये समझाइए, जो यूके और इंडिया की जो डील साइन हुई है, क्या उसका मार्केट के ऊपर निगेटिव असर पड़ा है? देखो, इंडिया और यूके की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जी। ये डील है। इसको सीटा भी बोलते हैं, कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट। जी। इसमें 99% हम जो माल भेजेंगे वो टैक्स जी। फ्री है। जी। ठीक है ना? तो हमारे कई लेबर इंटेंसिव सेक्टर है ना, टेक्सटाइल है, आपको मैं बताता हूँ। हाँ, जैसे स्कॉच सस्ती हो गई, गाड़ियाँ हाँ, सस्ती हो गई, स्पोर्ट्स मेकअप का है, सामान सस्ता हो मेकअप, गया। हाँ, ये काफ़ी आइटम ऐसे हैं जो हैंडमेड आइटम है, फुटवियर है, लेदर है। इनको इनको हम वहाँ यूके में एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये अब इन इन इंडस्ट्री को सभी को सपोर्ट मिलेगी, और ये मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं ज़्यादातर। जी। जी। और हाँ जी, जेम्स एंड ज्वेलरी है, ये भी हमारा इनमें भी सपोर्ट मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये एग्रीमेंट ऐसे टाइम पे हुआ है जब यूएस हमें धमकी दे रहा था कि हुँ। मैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, देखो, एक हमारा जैसे मेडिसिन है, फार्मा इंडस्ट्री है, वहाँ यूके में भेज देंगे तो वहाँ पे टैक्स फ्री है। और यूएस हमें धमकी दे रहा है कि मैं इतना लगा दूंगा, इतना कर दूंगा, जल्दी करो नहीं तो ये कर दूंगा, डेडलाइन क्रॉस हो रही है। तो हम प्रेशर में नहीं आ रहे, वो हमारा एग्रीकल्चर के लिए हमारा आइटम खोल दो, है नहीं? तो ये ऐसे टाइम पे ये एग्रीमेंट होना बहुत इंडिया के लिए फेवरेबल है। लेकिन इनसे हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो 56 बिलियन यूएस डॉलर का है, और 2030 तक हम 120 बिलियन यूएस डॉलर का दोनों का गोल है, टारगेट है कि जी। 2030 तक करेंगे। और यूएस के साथ हमारा बायलैटरल जो ट्रेड है वो अभी 180 यूएस बिलियन डॉलर का है, और वो 500 2030 तक 500 बिलियन यूएस डॉलर का करने का है। तो मतलब वहाँ पे तो कंजम्पशन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो यूएस की इकोनॉमी तो बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी ऐसे एग्रीमेंट, एक अब यूरोपियन यूनियन से हमारा एग्रीमेंट बात चल रही है, बड़ी तेज़ी से चल रही है नहीं? तो ये यदि उनसे भी हमारा हो जाता है एग्रीमेंट, तो हम अल्टरनेटिव हमारे हाथ में है थोड़ा बहुत। ये हम डिप्लोमेसी है, ये भी बहुत बड़ी डिप्लोमेसी है, उनको जी। प्रेशर में रखने के लिए। वो अब डिक्टेट नहीं करें हमारे साथ। तो प्रेशर में रखने के लिए। तो सुभाष जी, जो फ्राइडे में जो गिरावट आई उसके पीछे क्या कारण रहा? क्या मतलब मार्केट को नीचे ले जाने में क्या सेंटिमेंट्स बने जिसकी वज़ह से मार्केट नीचे गया? देखो, एक तो एफपीआई की सेलिंग कंटिन्यूअस चल रही है। फ्राइडे जी। को भी इन्होंने 1980 करोड़ का माल बेचा है, और डीआईआई ने 2138 करोड़ का माल लिया है। और
यदि हम देखें 1,43,000 करोड़ का माल बेच चुके हैं और DII 3,84,000 का माल करोड़ का माल ये खरीद चुके हैं। तो जी मतलब लेकिन फिर भी एक सेंटिमेंट के लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, FPI, वो कंटिन्यूअस माल बेच रही है। एक तो इसका इम्पैक्ट है। हम्म दूसरा, हमारे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं क्वार्टर वन के, वो अभी भी सेंटिमेंट नहीं बन रहे हैं। तो ये सारे सेक्टर जो है, मेटल है, ऑटो है, IT है, PSU बैंक है, ये सब हमारे 1 से 1.5% गिर गए। तो सुभाष जी मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ, FII तो बजाज इसीलिए फाइनेंस देखते का हैं ना हमारा क्योंकि बहुत उनका कनेक्शन मार्केट के ऊपर नहीं बन रहा। हाँ, जैसे बजाज फाइनेंस का भी रिजल्ट आया था NBFC का, वो भी बहुत जी। वीक था, तो 6% हम्म मार्केट गिरा। तो ये सारे कारण बन रहे हैं। कुछ रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं, वो थोड़ा सा सेक्टर चल जाता है, लेकिन अभी तक कंफर्ट नहीं आया। बस फार्मा और हेल्थ केयर ये दो पॉजिटिव रहे हैं, बाकी सारे मार्केट गिरे हैं हमारे। हालांकि CPI इन्फ्लेशन, जैसे मैंने पिछली वीक भी बताया था, जून के अंदर 2.1% आ गया। और मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया की अगस्त के अंदर है, वहाँ पे 20 पैसा उनका जो एस्टीमेट है 3.70 का था, उसको 3.5% इन्फ्लेशन कर देंगे। 20 पैसा घटाने की पूरी उम्मीद है। और रेपो रेट में भी घटाने की उम्मीद है, लेकिन हो सकता है, अभी हम जून के अंदर उन्होंने RBI गवर्नर ने 50 पैसा घटा दिया था, तो हो सकता है पोज भी कर दे, इस नहीं घटे। लेकिन आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट घट रहा है, मॉनसून बहुत बेटर है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा UK के साथ हो गया है नहीं। और क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब भी हैं, अच्छे भी हैं कुछ कंपनियों के। तो ऑन एन एवरेज जैसे 10 10.5% हम उम्मीद करते हैं कि ग्रोथ रहेगी, है नहीं, वो ग्रोथ कम है। तो ऑन एन एवरेज तो ये एक थोड़ा नेगेटिव है। FPI सेलिंग हमारा नेगेटिव है। यू टैरिफ ओके। US के साथ अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ, ये है। और US लगातार अपनी डेडलाइन को पोस्टपोन कर रहा है, तो ये भी एक नेगेटिव बनता है। तो मतलब ग्लोबल क्यूज जी सारे नेगेटिव है, एशियन मार्केट सारे नेगेटिव है, डाउन की तरफ है। तो ये जी। थोड़े नेगेटिव की तरफ चल रहे हैं, इसलिए मार्केट हमारा फ्राइडे को डाउन हुआ। इस वजह से ये रीजन बन रहे हैं। तो सुभाष जी ये जिस तरह से अगर US डेट बढ़ाता जा रहा है, एक्सटेंड करता जा रहा है, तो क्या इस सारे उससे US को नुकसान नहीं हो रहा है क्या? नहीं नहीं, वो प्रेशर टेक्निक अपना रहा है। नहीं तो वो डेट बहुत लंबी दे दे, दिसंबर तक दे दे, तो कोई काम करेगा ही नहीं। नवंबर में हाँ। आके दिमाग लगाएंगे। अब कई ओके। ट्रेड एग्रीमेंट उनके साइन हो गए, जापान के साथ हो गया, इंडोनेशिया के साथ हो गया, उनके भी यूएस के भी एग्रीमेंट चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, कनाडा के साथ चल रही है, यूरोप के साथ चल रही है। तो बहुत सारी चीजें चल रही है, बहुत सारे बंद हो गए, है नहीं। अभी जैसे इस वीक जो रिजल्ट्स आएंगे, वो कोटक बैंक का आएगा, मैक्रोटेक डेवलपर, CDSL का आना है नहीं। तो कुछ रिजल्ट्स आने हैं, तो ये मतलब उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। एक US के जॉब डेटा आने हैं, और US के GDP की डेटा आना है। तो ये हमारे लिए मतलब देखने वाली बात रहेगी आगे, ये इम्पोर्टेंट आगे क्या रहेगा। होता है? जी हाँ। जी। सुभाष जी थोड़ा सा पीछे होके बैठिएगा, वो आपका चेहरे के ऊपर आपका नाम आ जा रहा है, तो शायद दर्शक को पूरा चेहरा नहीं दिख पा रहा होगा। अच्छा जी। जी। तो सुभाष जी अगर अब हम नेक्स्ट वीक बात करें, तो अगर हम मंडे को मार्केट किस तरह से खुलता हुआ देखेंगे, क्या गैप अप की संभावना है या अभी और आपको लगता है कि गैप डाउन खुल सकता है या मार्केट नीचे जा सकता है? देखो, 24,837 हमारा मार्केट गया, जी। बंद हुआ है। और मार्केट में मेरे को मंडे को थोड़ी सी मंदी लग रही है नहीं। और वैसे यदि रेंज देखोगे तो 24,550 तक जा सकता है मंदी के लिए, और 25,550 ऊपर में रह सकता है वीक के अंदर। थोड़ा लेकिन अगर हम ऊपर नीचे, रेंज देखें, 24,550 से 25,550 रह सकता है, लेकिन लेकिन आप कुछ कह रहे हैं। हाँ, लेकिन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही चल रहे हैं ओके। मार्केट में। हाँ, जैसे US से ट्रेड, क्योंकि 1 अगस्त की डेट तक ट्रेडिंग है,
यूएस से हमारी ट्रेडिंग वो ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। और इम्पोर्टेंट क्या है ट्रेड एग्रीमेंट में, हमारा जो टैरिफ लगे वो एशियन पीयर से कम लगे। ओके। जैसे मान लो उनके 25% लग रहा है और हमारा 15% लग रहा है या 20% लग रहा है, तो हमारे लिए ये पॉजिटिव है। हमारे लिए अच्छा। हाँ, कितना लग रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, और कंट्री से कम लगे जो हाँ। हमारे कंपिटिटर्स हैं। एक तो ये इम्पोर्टेंट है, फैक्टर है। दूसरा, एग्रीमेंट हो जाए, सर्टेनिटी। मार्केट हमेशा सर्टेनिटी को पॉजिटिव मानता है, चाहे कम लगे ज्यादा लगे, लेकिन एक ये तलवार लटकी हुई है ट्रेड एग्रीमेंट की, ये ओवर हो जाए, है ना जी। और देखिए रिजल्ट तो मैंने आपको बताया कि 3-4 कंपनी के बड़े कंपनियों के जो आने हैं वो अभी आने हैं। आरएसआई भी हमारा वीक है, 40.64 पे है। वोलेटिलिटी इंडेक्स भी 5% बढ़ा है इस वीक के अंदर, है ना। तो तो सुभाष सुभाष जी, जिस तरह से आपने कहा भाई ये सारी चीजें वीक है, तो इसमें अगर ओवरऑल देखें तो सबसे ज्यादा वीक सेक्टर्स कौन कौन से हैं, या ओवरऑल सारा का सारे सेक्टर्स वीक है? कोई तो प्लस होंगे, कुछ तो पॉजिटिव होगा। नहीं, जैसे आईटी वीक है, फार्मा पॉजिटिव है, हेल्थ पॉजिटिव है, एफएमसीजी कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव ही है, क्योंकि हमारा मॉनसून ठीक है, रूरल डिमांड बनी हुई है, और जो टैक्स वैक्स का जो बेनिफिट दिया था बजट के अंदर, उससे डिमांड अर्बन में भी रहेगी। और ओके। और बहुत सारे फैक्टर हैं, है नहीं। तो गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली देख रही है, गवर्नमेंट की कैपिटल इंटेंसिव जो उसके ऊपर पैसा लग रहा है, तो उससे भी डिमांड बन रही है। तो डिमांड रहनी चाहिए। जीएसटी डिमांड कलेक्शन रहनी अच्छा चाहिए। जा रहा है जी। ना। जी। ऑटो तो सुभाष सेक्टर जी, जिस वीक तरह है। से निफ्टी, हाँ जी। जी, जिस तरह से निफ्टी का आपने लेवल दिया 24,550 से लेके 25,550 तक का, तो बैंक निफ्टी का लेवल क्या दिखाई दे रहा है? देखिए 56,529 क्लोज हुआ था बैंक निफ्टी। तो जी। मेरे को लगता है 55,850 से 57,850 का रेंज रहना चाहिए। 55,850 से लेके 57,850 का निफ्टी बैंक निफ्टी रहने की संभावना है। हाँ तो जी। यानी कि इस तरह से हो गया कि निफ्टी जो है 24,550 से लेके 25,550, और जो बैंक निफ्टी है 55,850 से लेके 57,850। करेक्ट। जी। तो सुभाष जी, ये तो रहा शेयर मार्केट का, और इन सब की सिनारियों के बीच में गोल्ड किधर जा रहा है? देखो गोल्ड पिछले वीक थोड़ा सा 1 लाख से एक बार ऊपर गया था, फिर वापस नीचे आ गया, है जी। ना। तो अभी है ना, क्योंकि गोल्ड है ना रेंज बाउंड ही रहना चाहिए। ज्यादा सिल्वर में थोड़ी तेजी ज्यादा हो सकती है। हम्म। सिल्वर में डिमांड है, क्योंकि अब है ना कई फेडरल बैंक सिल्वर को भी लेने लग गए हैं, पहले गोल्ड को ही लेते थे, तो उनमें सिल्वर ओके। के अंदर भी बाइंग है। तो और सिल्वर का प्रोडक्टिव यूज ज्यादा है, गोल्ड का तो ऑर्नामेंट वैल्यू है। और हम्म। गोल्ड काफी ले चुके हैं, तो अब सिल्वर को ले रहे हैं लोग। तो सिल्वर में मैं ज्यादा बेटर मैं देख रहा हूँ कि वहां तेजी आ सकती है। तो क्या मतलब ओवरऑल अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो क्या सिल्वर में तेजी ज्यादा देखने को मिलेगी गोल्ड की अपेक्षा, ऐसा हम करेक्ट, समझे, करेक्ट। अनुमान लगाए? सिल्वर सिल्वर में अभी तेजी ज्यादा देखने को मिलेगी गोल्ड की अपेक्षा। और गोल्ड अभी स्टेबल है, गोल्ड 96,000 से 1 लाख के आसपास ही रहना चाहिए इस वीक। ओके। ठीक। और सुभाष जी, एक चीज और बताइए, जैसे क्रूड ऑयल में पीछे काफी तेजी आई थी, लेकिन अब क्रूड ऑयल शायद सेटल हो रहा है, तो अब तो भी हमें क्रूड ऑयल में कोई तेजी लंबे समय में देखने को मिलने की संभावना है क्या? देखिए अभी मैं जैसे कंबोडिया और थाईलैंड का थोड़ा सा वार चल गया, है जी। ना। तो मतलब, और वो थोड़े रुके हुए हैं। यूक्रेन और रसिया का भी चल ही रहा है। इजराइल ईरान का रुक गया है वार। इंडिया पाकिस्तान का रुक गया है। तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनता रहता है। इसके इंटरवेंशन के बाद ट्रंप ने दोनों के प्रेसिडेंट से बात करी है, थाईलैंड के और उसके कंबोडिया के। तो हो सकता है ये वार को रोक दे, क्योंकि उन्होंने भी ये कहा है कि हम तुम्हारे से कोई बात नहीं करेंगे, टैरिफ वगैरह पूरा लगा के रखेंगे, कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं करेंगे यदि तुम वार को नहीं रोकते हो। तो यदि वो जी। वार, है ना, तो क्रूड के प्राइसेस कोई डिस्टरबेंस हो, कोई वो हो तो बढ़ते हैं। अदरवाइज एनफ
सप्लाई है, डिमांड कम है, तो क्रूड के प्राइस स्टेबल रहेंगे। इंडियन करेंसी बिल्कुल भी थोड़ी सी वीक है, बाकी डॉलर स्टेबल है, और डॉलर का 10 ईयर यील्ड जो है वो 4.38 का, कभी 4.39 चल रहा है, तो वो भी थोड़ा स्टेबिलिटी पे है, तो ये पॉजिटिव सुभाष जी, फैक्टर एक है और स्टेबिलिटी। जी, एक और बात पूछना चाह रहा था कि जिस तरह से भी अमेरिका रशिया को धमका रहा था, तो क्या रशिया उनकी धमकी में आ रहा है? देखो, मुझे नहीं लगता कोई धमकी में आ रहा है, थोड़ा तो इम्पैक्ट होता है, लेकिन हर कंट्री का अपना, ऐसे कोई ओपन धमका रहा है तो वो कभी भी उस प्रेशर में नहीं दिखाएगा अपने आप को, चाहे प्रेशर में आ भी जाए तो भी नहीं शो करना चाहेगा, तो वो उस टाइम पे ज़्यादा सचेत रहेगा कि एवरीवन इज ऑब्जर्विंग कि इसने धमकी दी और मैं धमकी में आ गया, तो नेगेटिव है। बिल्कुल। तो सुभाष जी, ओवरऑल जैसे आप हमेशा कहते हैं, हर बार कहते हैं कि भई मार्केट में तेजी-मंदी तो लगी रहती है, लेकिन ओवरऑल भारतीय बाजार में तेजी का माहौल है और तेजी ही रहेगी लॉन्ग टर्म में। तो क्या आज भी आप अपने उस डायलॉग को रिपीट करेंगे? नहीं, मतलब लॉन्ग टर्म में तेजी है, शॉर्ट टर्म में मैंने जैसे आपको लेवल दिया, जी। क्योंकि अभी रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है, तो और कोई ट्रिगर नहीं आ रहा है, जब तक कोई ट्रिगर नहीं आए तो मार्केट न इधर जा रहा है न इधर जा रहा, और लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबिलिटी मार्केट की रोक रही है, क्योंकि एफपीआई की सेलिंग है तो डोमेस्टिक की बाइंग भी आ रही है ना, हुँ। तो मतलब उसको गिरने नहीं दे रहा मार्केट को। बिल्कुल ठीक रिजल्ट, है, मार्केट को क्वार्टरली गिरने रिजल्ट नहीं दे रहा है। जी। खराब भी आ रहा है, तो लेकिन सितंबर क्वार्टर का ऑप्टिमिज्म बहुत ज़्यादा है कि वहाँ अच्छा आएगा रिजल्ट, है नहीं? तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव, प्रोस एंड कॉन दोनों चीज़ें चल रही है। प्रॉस एंड कॉन्स दोनों चीज़ें चल रही हैं और हमेशा जिस तरह से हमारी ज़िंदगी में भी सुख और दुःख लगा रहता है, वैसे ही बाज़ार में भी बिल्कुल। तेज़ी और मंदी लगी रहती है। तो सुभाष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं दर्शकों के लिए एक बार लेवल भी रिपीट करता हूँ जो आपने बताए हैं। निफ्टी आपने कहा है कि 24,550 से लेके 25,550 के बीच में रहने की संभावना है और बैंक निफ्टी आपने बताया है 55,750 से लेके 57 55,850 देखिए। 850 से लेके 57,850 के बीच में रहने की संभावना है। और एक और मैं डिस्क्लेमर हमेशा दोहराता हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये विश्लेषण हम लोग जो करते हैं सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए करते हैं, ताकि आप अवेयर रहें कि मार्केट कैसे ऊपर होता है, कैसे नीचे होता है और किस तरह से आपको निवेश रखना है और नहीं रखना है। लेकिन जब भी आप निवेश करेंगे या ट्रेड करेंगे तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य ले लें, क्योंकि जब आप ऐसा कोई कदम उठा रहे होंगे तो उस समय हो सकता है बाजार का माहौल कुछ डिफरेंट हो। सुभाष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद, सभी व्यूअर्स का भी बहुत-बहुत धन्यवाद।